जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपका अपने YouTube चैनल जय काव्य एकेडमी पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, हमने अगले टॉपिक में चर्चा किया था, मनोविज्ञान संबंधित संप्रदाय था, जिसमें सारे संप्रदाय को लगभग जो भी आपके एग्जाम में पूछने वाले होते हैं उनको मैंने आपको समझा दिया था। अब आज अगली टॉपिक पे चलेंगे। आज की जो टॉपिक है वह है वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो आइए बच्चा शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए और कापी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है बच्चा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके और साथी जुड़ पाएँ इस कंटेंट को लेने के लिए। और कापी पेन के बिना मत बैठिए, कापी पेन लेकर बैठिए, ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट कर सकें। चलिए आइए देखते हैं। टॉपिक का जो नाम है आज के, ये है वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसको बच्चा कहते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए साथी, अब इसमें होता क्या है कि पहले तो मैं आपको वंशानुक्रम और वातावरण को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझाता हूँ, उसके बाद मैं इस पे चलूँगा। तो देखिए, पहले लिखता हूँ वंशानुक्रम। वंशानुक्रम होता क्या है? अगर मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये किसी बुक में या कहीं पे आप खुद ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। अब इसको आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे तरीके को अपनाया है। तो देखिए, वंशानुक्रम को अगर दो भागों में बांटें तो आता है वंश, और एक क्या आता है बच्चा? अनुक्रम। क्या आता है? अनुक्रम। वंश और अनुक्रम, ठीक है बच्चा। देखिए, एकदम बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ऐसा किसी बुक में, किसी कॉन्सेप्ट में आपको नहीं मिलेगा ऐसे समझा के कि वंशानुक्रम को कैसे साधारण भाषा में समझा सकते हैं, नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चा, चैनल को लाइक भी करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिए ताकि और लोग जुड़ पाएँ। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, वंश का मतलब होता है, वंश का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार में दो व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिए बच्चा, दो व्यक्ति हैं, एक आदमी और एक औरत, ठीक है। अब इनका क्या है, शादी विवाह होने के बाद जो उनकी एक संतान प्राप्त हुई। क्या हुई बच्चा? एक संतान प्राप्त हुई। ये जस्ट इमेजिनरी चित्र है बच्चा, इसमें कोई आपको वास्तविक चीज़ों से लेना देना नहीं है। ये इनकी क्या हुई? संतान हुई, संतान हुई, ठीक। अब आपने सुना होगा गांव में कहते हुए लोगों को कि ये लड़कवा अपने पापा जैसा ही, मतलब कुछ ऐसा व्यवहार करता है बच्चा, तो लगता है उनको कि अरे तो अपने पापा जैसा व्यवहार कर रहा है। कैसे कैसे कर पाता है वो ऐसा? या कोई और अन्य व्यवहार कर रहा है तो लगेगा कि मम्मी जैसा व्यवहार कर रहा है। कैसे? यही वंश ही है। और यह वंश जो है, यह संतान में जो इनके गुण, किसके बच्चा? माता और पिता के। जो गुण बच्चे में क्या होते हैं, जो गुण बच्चे में क्या होते हैं बच्चा? स्थानांतरित होते हैं। मतलब गुण स्थानांतरित होते हैं, गुण स्थानांतरित होते हैं। जो गुण स्थानांतरित होते हैं उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, बच्चे के अंदर माता पिता के गुणों के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और जिस माध्यम से आपका ये होता है, आप लोग जानते हैं कि वंश जो होते हैं, जो आगे बढ़ता है वंश, आप जानते हैं शादीशुदा लोग जब शादी कर लेते हैं लोग, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे उसकी प्रक्रिया है बच्चा? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, जो क्या करते हैं? वंश निर्धारण में प्रक्रिया
मुख्य रूप से अपनाते हैं। और जो गुणों का स्थानांतरण होता है तो क्रोमोसोम में पाई जाने वाली एक सूक्ष्मतम जैविक संरचना है, जिसको क्या कहते हैं बच्चा? जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। जीन्स कहते हैं, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो इसको पित्रैक भी कह लेंगे। क्या कह लेंगे बच्चा? पित्रैक भी कह लेंगे साथी, पित्रैक भी कह लेंगे। और क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ये बस मैं आपको हल्का सा यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि अंदर मैं डीप में इसका डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जो ये वंश का जो निर्धारण होगा वह क्या होगा? माता पिता से बच्चे में होगा, है ना। और यही जो क्रम, अब देखिए, एक है कि माता पिता के गुण बच्चे में आए। अब ध्यान दीजिए, अब इसकी शादी हो गई, इसकी शादी हो गई। जब इसकी शादी हो गई तो इसके गुण, इसके और इसके वाइफ के गुण क्या हुए? इसके बच्चे में आ गए, ठीक। और देखिए, इसके बच्चे में आ गए। अब देखिए, ये सिर्फ इसी के गुण नहीं आए, इस बच्चे में इसके दादा दादी के भी गुण आ गए। किसके? दादा दादी के गुण और मम्मी पापा के गुण, ये दोनों गुण आ गए। अब इसी को क्या कहते हैं बच्चा? वंशानुक्रम। मतलब वंश में जो भी गुणों का स्थानांतरण चल रहा है उसको एक अनुक्रम में कहते हैं। तो मतलब कह रहे हैं ना कि जैसे समझिए, सिंपल सी तो बात। अब कैसे समझाऊं? कितना सिंपल में नहीं समझ में आ रहा है? हाँ बच्चा, लिखिए जरा, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बच्चा, इससे आसान मैं क्या ही कर सकता हूं आपको समझने के लिए? बताइए। ये किसी किताब और बुक में थोड़े मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं बच्चा। जैसे मान लीजिए ये मम्मी पापा की पीढ़ी है, मतलब माता पिता, माता पिता। अब इनकी क्या हुई? संतान हुई, संतान। ध्यान दीजिएगा, अब इस संतान जब बड़ी हुई तो इसकी भी शादी हो गई। अब इन दोनों के क्या हुआ? बच्चा हुआ। तो देखिए, पहले तो कि आप जानते हैं कि माता पिता के गुण बच्चों में तो आएंगे ही, लेकिन बच्चा, लेकिन साथियों क्या होता है कि इस बचौआ के दादा दादी के भी कुछ गुण क्या करते हैं? इसमें आ जाते हैं। तो देखिए, एक अनुक्रम निर्धारण हो रहा है कि नहीं? माता पिता का गुण उनके बच्चे में, ध्यान दीजिए, और उनके बच्चे का गुण उसके बच्चे में, इनके भी गुण और इनके भी गुण। तो ये एक अनुक्रम का निर्धारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वही तो मैंने लिखा है ना कि वंशधन अनुक्रम, इसी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम। देखिए, बेहतरीन परिभाषा के रूप में आपको समझाए हैं। ये होता है बच्चा वंशानुक्रम। क्लियर है? देखिए बच्चा, कंटेंट बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कंटेंट को आपको एकदम बेसिक चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप एकदम धुआं मचा देंगे। ठीक है बच्चा, धुआं कर देंगे इस क्लास से। एकदम आप टेंशन मत लीजिए, एकदम मौज करेंगे आप इसको, अगर इस क्लास को कायदे से देख लेते हैं सारे वीडियो को। ठीक है बच्चा, तो आप एकदम परीक्षा में समझ लीजिए मौजा ही है आपके, क्योंकि बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बेहतरीन तरीकों से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, जो कि आपके किसी बुक में किसी किताब में नहीं मिलने वाला है। आइए बच्चा, अब आगे देखते हैं। तो अब ये तो समझ में आया कि वंशानुक्रम होता क्या है। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है। तो वंशानुक्रम वह एक युक्ति है, या कह सकते हैं वह एक जैविकी संरचना है, जो संतान में उनके माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों के माध्यम से क्या होती है? बच्चे में आती है। जैसे वंशानुक्रम ऐसी जैविक संरचना है जो माता पिता से गुणों का स्थानांतरण करती है उनके बच्चों में या उनके आने वाली पीढ़ियों में, वह क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे? अब आते हैं वातावरण पे। किस पे बच्चा? वातावरण पे। वातावरण, इसी को कहते हैं क्या? पर्यावरण। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अब वातावरण में कहेंगे तो वातावरण थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं, और पर्यावरण क्या है? पूरा समाहित, एक बड़ा शब्द है ना, व्यापक शब्द है। तो मैं इसलिए लिख दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। जैसे किसी भी जीव जंतु के रहने का निवास स्थान जो होता है वो पर्यावरण कहलाता है,
क्योंकि वो परिवार से ही मिलकर परिधन आवास, मतलब कि ऐसा स्थान जहां पे लोग क्या करें, रहें। आवास का मतलब रहना, परि का मतलब चारों ओर रह रहे हैं लोग, तो वही क्या हो रहा है, परिवार से ही मिलके क्या बन रहा है, पर्यावरण का निर्माण हो रहा है। तो वही पर्यावरण की बात हो रही है। अब इसमें देखिए वातावरण का क्या रोल होता है। मनोविज्ञान में वातावरण का रोल क्या होता है, तो जब बच्चा क्या करता है, बच्चा माँ के गर्भ में जन्म लेने से 3-4 महीने पहले ही उस बच्चे पे क्या होता है, वातावरण का, वाह्य वातावरण का भी प्रभाव पड़ने लगता है। ये फैक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर आपके भाषा में समझाऊं या पर्यावरण के मतलब में समझाऊं, तो आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण को 2 भागों में बांट दिया जाता है, परिधन आवरण, है ना बच्चा, यही ना। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है जो ढके हुए, मतलब चारों ओर जो क्या हुए, घेरे हुए किसी स्थान को, वह क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है या वातावरण कहलाता है। अब देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए वातावरण में प्रभाव क्या होता है, जैसे बालक जब जन्म लेने के पश्चात उसका पहला जो वातावरण होता है वह क्या होता है, पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण होता है, पारिवारिक वातावरण। मैं सिर्फ यहाँ पे वातावरण को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। तो पारिवारिक वातावरण में बच्चा क्या करता है, जैसे कि परिवार के लोगों को, परिवार के लोगों का उस पर प्रभाव पड़ता है। क्या बच्चा, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर वहाँ पे जैसे कि उसके भाई बहन है या मम्मी पापा हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो अब वो बच्चा का क्या करेगा, बच्चे के ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वो भी सोचेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ें उसके अंदर आएंगी, उसके मानसिक संप्रत्यय में उस चीज़ का निर्माण होगा। 1 सेकेंड बच्चा, अभी जस्ट आइए बच्चा, ठीक है, देखते हैं। तो ठीक है, ये हुआ वातावरण इसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो वंशानुक्रम समझ पाए और वातावरण को समझ पाए। और एक तरह से देख लीजिए कि मतलब जो भी जन्म लेने के पश्चात, जन्म लेने के पश्चात जो भी बाह्य वस्तु किसी बालक के जीवन पर प्रत्यक्ष, क्या बच्चा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, वह क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। देखिए साथी, बहुत बेहतरीन चीज़ है ना, बेहतरीन, बता रहे हैं ना, सही से समझ पा रहे हैं आप, तो दबा के शेयर को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, एकदम बिंदास पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगा क्लास में। क्लास एकदम मैं इतनी इंटरेस्टिंग बना दूंगा आपको कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि मनोविज्ञान ऐसे भी पढ़ा जाता है। देखिए एकदम आनंद से पढ़ेंगे, एकदम इजी वे में समझाऊंगा मैं। चलिए बच्चा, इतना हो गया, तो देख लीजिए, कापी में लिख लीजिए, और नहीं लिख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लेके कापी पेन बैठे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको, तभी याद होगी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चा, आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका देखेंगे बच्चा कि कैसे ये प्रारंभ हुआ, ठीक है, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो इसमें सभी लोग अलग अलग तरीके से अपना मत देते हैं, ठीक है, लेकिन जो वंशानुक्रम की वास्तविक सत्ता को स्वीकार किया गया बेटा साथी, जो वंशानुक्रम के वास्तविक सत्ता को स्वीकार किया गया वह ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने यह मनवाया कि यही होता है वंशानुक्रम। देखिए आते थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल पर। तो वंशानुक्रम के क्षेत्र में क्या कहे थे, तो पहले लिख लेते हैं वंशानुक्रम, क्या साथी, वंशानुक्रम।
और हेरिडिटी, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे बच्चे। ठीक है, इनको इसका माना जाता है किसको माना जाता है कि इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो नाम सुने होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया देश के, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के, ब्रून नामक शहर के ये रहने वाले थे, शहर के रहने वाले थे। इनका पेशा क्या था? इनका पेशा क्या था? तो यह एक पादरी थे, प्रमुख पादरी थे, कह सकते हैं प्रमुख पादरी थे, प्रमुख पादरी। अरे वही पादरी भाई जो आपके हमारे यहाँ संत महात्मा होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, तो ये चर्च में होते हैं पादरी लोग। ठीक है, तो वही होता है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था बच्चा? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बगीचे की मटर पे प्रयोग किया था। आपको कहीं कहीं लिख के मिल जाता है, मैं लिख ही देता हूँ, क्या दिक्कत है? बगीचे की मटर, बगीचे की मटर, या इसी को कहते हैं, कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा आपको, उद्यान मटर। ठीक, ठीक है बच्चा। ये जिस पर प्रयोग किए थे, इस पर क्या किए थे? यह प्रयोग किए थे किस चीज की? अनुवांशिकी सिद्धांत की। और यह प्रयोग प्रारंभ कब हुआ था? तो 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं। तो साथी देखिए, 1865 ईस्वी में इस पे इन्होंने उद्यान मटर पे प्रयोग किया। तो जब प्रयोग करने के बाद, अभी मैं बताता हूं कैसे हुआ था। तो प्रयोग करने के बाद इनकी एक पुस्तक छपी जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री। काफी लंबा नाम है बच्चा, सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है बच्चा, ब्रून उनके शहर का नाम था, इसीलिए। तो इनके पुस्तक का क्या नाम था बच्चा? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, जो कि 1866 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। इसी पुस्तक में इन्होंने दिया था क्या? आनुवांशिकी सिद्धांत, आनुवांशिकी सिद्धांत। ठीक है, क्या दिया था साथी? आनुवांशिकी सिद्धांत। यहीं से आधुनिक आनुवांशिकी की नींव पड़ जाती है। किसकी? आधुनिक आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन हो जाते हैं? तो साथी ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आइए, मैंने कहा कि अभी मटर को मैं बताता हूं किस तरह से क्या हुआ था। तो देखिए, एक इन्होंने दो मटर लिया था, एक बड़ी वाली मटर और एक छोटी वाली मटर। ठीक है, ओके बच्चा। आइए, छोटी वाली मटर 25% प्रभाव डाली और बड़ी वाली मटर भी 25% और छोटी वाली 25%। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट आया वह क्या इतना आया? 50% आया। अब ध्यान दीजिए, अब जो यहाँ पे कौन सा संकर बीज बना, मतलब जो संकर बीज बना, ठीक है, अब जब उस बीज को बोया इन्होंने तो वह क्या हुआ? बड़ी मटर हुई। अब ध्यान दीजिए, बड़ी समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। क्या हुई बच्चा? बड़ी मटर हुई। ठीक है, तब इन्होंने एक बात यहां पे एक बात इन्होंने कहा। क्या कहा? कि जिस वस्तु का
जिस वस्तु का जीन सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। जैसे इन्होंने दो मटर ली थे ना, बड़ी और छोटी, लेकिन क्यों बड़ी मटर बनी? किस लिए? क्योंकि बड़ी मटर के जीन्स का प्रभाव ज़्यादा था। इन्होंने फिर संकर करवाया, मतलब फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, क्या? दोनों के पुंकेसर को मिला के। तो फिर जब इन्होंने किया तब दोनों से मिल के क्या बना? अब बड़ी मटर को फिर लिया और छोटी मटर को फिर लिया। छोटी मटर की इस बार मात्रा ज़्यादा की और बड़ी मटर की कम किए। तो अब दोनों से मिल के क्या हुई? दोनों के सम्मिलित लक्षण मिले। मतलब जो मटर थी वह न तो ज़्यादा लंबी हुई और न ही ज़्यादा छोटी हुई, न ज़्यादा छोटी और न ज़्यादा लंबी। अब इस क्या थी? एवरेज थी, औसत लंबाई हुई इसकी, औसत लंबाई। यही पे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह आनुवांशिकता के लक्षण है। कि मतलब हमने एक पीढ़ी में इसको देखा तो जिसके जीन्स ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे उसके लक्षण ज़्यादा दिखे, लेकिन फिर उसी वाले मटर को लेके जब छोटी मटर से क्या किया हमने? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, मतलब परागकणों के द्वारा, तो क्या रिजल्ट मिला? तब जाके दोनों के जीन्स लगभग समान हुए, तब जाके दोनों का सम्मिलित लक्षण उस मटर में दिखाई दिया। यह था इनके आनुवांशिकता का सिद्धांत। आगे चलते हैं, इसमें कुछ मेन पॉइंट है जिसको लिखते हैं। क्या है? अब ये तो 1866 में आनुवांशिकता के सिद्धांत को दे चुके थे। अब बात थी कि इसको राष्ट्रीय स्तर पे मनवाया कैसे जाए। तो 34 वर्षों के पश्चात, नोट लगाइए, 34 वर्षों के पश्चात दो वैज्ञानिक मिले। कौन? एक थे ह्यूगो डी ब्रिज, जो कहाँ के थे बच्चा? हॉलैंड के। इनके उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रिज का, नहीं जानते होंगे आप लोग। और दूसरे क्या थे वैज्ञानिक? कार्ल कोरेंस थे। कौन थे? कार्ल कोरेंस थे, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने सन 1900 ईस्वी में इस सिद्धांत को वैश्विक ख्याति दिलाई। इस सिद्धांत को वैश्विक ख्याति दिलाया। मतलब इन लोगों ने प्रयास करने के बाद, या इन लोगों ने इतने बेहतरीन प्रयास किए कि जो ग्रेगर जान मेंडल के आनुवांशिकी सिद्धांत था, जो जहां एक शहर में सीमित था, अब वह क्या हुआ? पूरे विश्व स्तर पे हो गया। और उसी सिद्धांत को क्या किए लोग? मानने लगे। और उसी सिद्धांत को मानकर आगे नित वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग होने लगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है साथी? तो देख लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चले साथी, चलिए आते हैं। देखिए साथी, इसमें क्या है कि वंशानुक्रम जो था, इन लोगों ने कहा, वंशानुक्रम जो था, इन लोगों ने कहा कि यह अर्जित एवं पोषण आधारित होता है। अर्जित एवं पोषण आधारित होता है बच्चा। क्या होता है? अर्जित एवं
पोषण आधारित होता है। देखिए सही है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है बच्चा, एकदम बेहतरीन तरीके से। क्या करिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ पहुंचाते रहिए। अर्जित एवं पोषण आधारित था। अर्जित कैसे था, कैसे था अर्जित? जैसे कि, अच्छा रुकिए मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अब पहले देखते हैं वातावरण, फिर उसके बाद दोनों को बताऊंगा एक साथ। अब देखते हैं बच्चा वातावरण। वातावरण अब ऐसे कैसे समझ पाएंगे वातावरण को? मुझे ईवीएस के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा? नहीं, ईवीएस के हिसाब से हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं वातावरण के बाद वातावरण का प्रभाव, जो इसमें कुछ पॉइंट है उसको लिख सकते हैं कि जन्म से पूर्व या प्रसव पूर्व, प्रसव से 4 महीने, 4 या 5 महीने लिख सकते हैं, 4 या 5 महीने पूर्व से ही बालक पर वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। क्या साथी? प्रभाव पड़ने लगता है। दूसरी बात कि जन्म के पश्चात ही बालक वास्तविक, क्या बच्चा? वास्तविक वातावरण में प्रवेश करता है। वास्तविक वातावरण में प्रवेश करता है। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं आपको। अगला पॉइंट, अब जैसे जैसे बालक बढ़ता जाएगा, सर्वप्रथम उसे कौन सा वातावरण मिलता है? तो सर्वप्रथम बालक को उसके परिवार का वातावरण मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद पास पड़ोस का वातावरण मिलता है। जैसे जैसे बालक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके वातावरण के स्वरूप भी बदलते जाएंगे, क्योंकि अब उसके रहने का जो एरिया होगा वो अब संकुचित ना होके क्या हो जाता है बच्चा? विस्तारित हो जाता है। आपने देखा होगा घर पे छोटे बच्चों को जब वो चलने लगते हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं कि बच्चा क्या करे, एक जगह बैठा रहे, लेकिन वह एक जगह बैठा रहता है नहीं, वह क्या करता है? भागता रहता है, इधर उधर खेलता रहता है। तो वह क्या हुआ? वह पास पड़ोस के वातावरण से भी क्या होता है? संबंध बनाता है। अगला देखते हैं, कह सकते हैं कि बालक के ऊपर वातावरण का प्रभाव लगभग 90 से 98% तक पड़ सकता है। जबकि वंशानुक्रम का प्रभाव 1 या 2% पड़ सकता है। 1 या 2% पड़ता है। क्यों ऐसा है आगे सीखेंगे। अरे जाहिर सी बात है भाई, सामान्य सी बात है कि क्या जो जन्म लेने के पश्चात ही तो सारी चीज़ें बच्चा सीखता है, और जब सीखता है तो वातावरण में ही तो सीखता है। प्रारंभ में उसके परिवार का वातावरण, फिर पास पड़ोस का वातावरण,
जब विद्यालय में प्रवेश करने लायक हो जाता है तो विद्यालय का वातावरण, फिर वहाँ से निकलता है तो समाज का वातावरण। क्या है? वातावरण ही तो है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डाल रहा है? वातावरण डाल रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें हैं बच्चा। साथी देखिए गौर से, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम पढ़ाएं तो घंटिया आपको बता दे कि हम आज साहब क्लास अपलोड कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, क्लास आ गई है, देख लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे एक बालक मान लीजिए सामान्य जगह का रहने वाला, हम कह सकते हैं कि मैदानी भाग का बालक है, मैदानी भाग का बालक है, और जन्म लेने के पश्चात उसके मम्मी पापा उसे लेके कहाँ चले गए? पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में देखिए कमाल बच्चा। अब बताइए आप कि जो बालक होगा अब इस पे मैदानी भाग का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा या पर्वतीय क्षेत्र का? तो आप भी कहेंगे कि गुरुजी पर्वतीय क्षेत्र का प्रभाव बालक पर ज़्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बच्चा जन्म ही लिया है, बाकी तो उसके विकास कहाँ हो रहे हैं? पर्वतीय क्षेत्र में। तो हो सकता है कि जो उसकी मम्मी पापा भाषा बोलते थे मैदानी क्षेत्र की, वह भाषा उसके अंदर से बहुत थोड़ी मोड़ी या 1% बचे, या हो सकता है कि विलुप्त ही हो जाए, क्योंकि जब यह बोलना सीखेगा ना तो इस क्षेत्र का असर इसकी भाषा में आपको दिख जाएगा, बोली में इसका असर दिख जाएगा। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो बालक का विकास होता है, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं पर निर्भर होता है। अंतःक्रियाओं पर निर्भर होता है, या कह सकते हैं अंतःक्रियाओं का परिणाम है। क्या है? परिणाम है, ठीक है। क्या है बालक? परिणाम है। देखिए बेहतरीन लेक्चर लगा कि नहीं आज का। तो चलिए बच्चा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब आगे कुछ क्या करेंगे? वंशानुक्रम के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो आपकी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से इस सेशन को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट यहीं से मिलेगा। आप ढूंढ डालिए पूरे यूट्यूब पे, पीजीटी टीजीटी के लेवल पे मिलेगा, लेकिन वो इंडिविजुअल क्लास होगी, आपको एक ही जगह सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आपका समय देने के लिए धन्यवाद। और आप लोग हमारे पे विश्वास दिखा रहे हैं, दिन प्रतिदिन मेरा व्यू बढ़ता जा रहा है, आप लोग ऐसे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है यह देखकर कि बच्चे हमारे लेक्चर को तवज्जो दे रहे हैं। तो मेरा भी मन कर रहा है कि बहुत बेहतर तरीके से प्रयास करूं, आपको निराश ना करना पड़े या निराश ना होना पड़े एग्जाम में बैठने के बाद। और मेरा दावा है कि आप एग्जाम में फतेह करके आएंगे बच्चा, मनोविज्ञान में आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चा। और अब इसी के साथ चलते हैं। तो जय हिंद, जय 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 काव्य एकेडमी।